Steve Jobs once said that people don't know what they want until you show it to them. Well, now, just hours ago, Steve Jobs has resigned as chief executive of Apple, the company he built. Death of a man who literally changed the way we live our lives every day. Steve Jobs, the visionary founder and leader of Apple Computer, has died at the age of 56. After 42 years in business, Apple's market capitalization crossed the $1 trillion mark in 2018. Apple marked a new milestone, becoming the first US company worth $3 trillion. Apple दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी which was valued at over $1 trillion. And आज इस कंपनी की वैल्यूएशन $2.4 trillion से भी ज्यादा है. Apple प्रोडक्ट्स को हम सभी जानते हैं and they are best known for their amazing quality, designs and innovations. बट इस कंपनी के पीछे की स्टोरी इनके प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आज हम सभी एप्पल को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज की तरह जानते हैं इन द वर्ल्ड, बट इसके पीछे कई सालों का स्ट्रगल है, अप्स एंड डाउन्स हैं, पॉलिटिक्स एंड बहुत कुछ. एप्पल की स्टोरीज फिल्ड विद सेटबैक्स, फेलियर्स, पॉलिटिक्स, सक्सेसेस एंड मच मच मोर. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एप्पल के बारे में, कैसे एक छोटे से गराज से शुरू हुई कंपनी आज दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. एप्पल की शुरुआत हुई थी 1976 बाय स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक एंड रोनाल्ड वेन, क्योंकि ये स्टीव वोजनियाक के बनाए हैंड बिल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स को बेचना चाहते थे, जिसको इन्होंने नाम दिया था एप्पल वन. एप्पल वन एक बहुत ही बेसिक सा कंप्यूटर था जिसमें सिर्फ एक मदरबोर्ड, सीपीयू एंड रैम लगी थी, बट कोई भी ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस नहीं था, जैसे कि कोई कीबोर्ड, माउस या केस. 1976 में एप्पल वन पहली बार सेल के लिए लिस्ट किया गया फॉर $666.66. कंपनी के फाउंड होने के कुछ टाइम बाद ही रोनाल्ड वेन ने कंपनी से रिजाइन कर दिया था एंड अपने शेयर्स को सिर्फ $800 में बेच दिया था, जिसकी वैल्यू आज लगभग $72 बिलियन है. रोनाल्ड वेन ने ही कंपनी का पहला लोगो भी डिजाइन किया था, जिसे बाद में रिप्लेस कर दिया गया था बाय बिटन एप्पल लोगो, जिसे डिजाइन किया था रॉब जैनॉफ ने. जनवरी 3, 1977 को एप्पल कंप्यूटर्स इनकॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी को रजिस्टर किया गया एंड माइक मार्कुला ने इस कंपनी को शुरुआती फंडिंग दी एंड कंपनी में 1/3 शेयर ओन किया. इन्होंने सजेस्ट किया कि माइकल स्कॉट कंपनी के पहले प्रेसिडेंट होने चाहिए, क्योंकि इन्हें लगता था कि स्टीव जॉब्स अभी सीईओ बनने के लिए काफी यंग एंड काफी अनडिसिप्लिन्ड है. 1977 में एप्पल ने अपना दूसरा कंप्यूटर एप्पल सेकंड लॉन्च किया. इस कंप्यूटर में एक विसी कैल्क नाम का एक स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर था, जिससे इसे एक कॉम्पिटिटिव एज मिला अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स. एंड यूजर्स को एक और रीजन दिया इसे बाय करने का, क्योंकि अब यूजर्स एप्पल सेकंड को अपने ऑफिस के काम में भी इस्तेमाल कर सकते थे. एप्पल सेकंड में कलर ग्राफिक्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिससे कि ये कंप्यूटर इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करने में सक्सेसफुल हुआ. 1978 आते आते एप्पल की ग्रोथ बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ने लगी एंड सितंबर 1977 से सितंबर 1980 के बीच एप्पल की सेल्स $775,000 से लेकर $118 मिलियन पहुंच गई थी. बाय द ईयर 1980 एप्पल को अब एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था फ्रॉम IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड इसी साल इन कंपनी से कम्पीट करने के लिए एप्पल ने अपना नया मॉडल एप्पल थर्ड रिलीज किया. लेकिन इस मॉडल में एक बहुत ही बड़ा डिजाइन फ्लॉ था. इस मॉडल में नॉइस को रिड्यूस करने के लिए स्टीव जॉब्स ने इंसिस्ट किया था कि इसमें फैंस एंड वेंट्स ना यूज करें, लेकिन इसकी वजह से इनके कंप्यूटर्स में ओवरहीटिंग का इशू होने लगा एंड ये मॉडल इवेंचुअली फेल हो गया. लेकिन स्टीव जॉब्स को ये समझ आ चुका था कि फ्यूचर में सारे डिवाइसेस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का यूज होगा, तो इन्होंने एप्पल के नए जनरेशन कंप्यूटर एप्पल लाइजा के लिए GUI का डेवलपमेंट शुरू कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते स्टीव जॉब्स को लाइजा प्रोजेक्ट से हटा दिया गया एंड इन्हें एप्पल के लो कॉस्ट कंप्यूटर प्रोजेक्ट मैकिन्टॉश के डेवलपमेंट में लगा दिया गया. लाइजा को 1983 में रिलीज किया गया था, बट इट वाज अ कंप्लीट डिजास्टर. अपने हाई प्राइस बट लिमिटेड टेक सपोर्ट की वजह से इनकी सेल्स बहुत ही ज्यादा कम रह गई. इसके बाद एप्पल ने दिसंबर 12, 1980 को अपना IPO लॉन्च किया एट $22 पर शेयर एंड इनके सारे शेयर्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली सेल हो गए थे. इस IPO की वजह से स्टीव जॉब्स के अलावा 300 और लोग ऑलमोस्ट इंस्टेंटली मिलियनर्स बन गए थे. लाइजा टीम से निकाल दिए जाने के बाद जॉब्स मैकिन्टॉश टीम को लीड कर रहे थे एंड मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स को उस समय का सबसे यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर माना गया था, जिसमें एक इंटीग्रेटेड GUI एंड माउस भी फीचर्ड था. मैकिन्टॉश एप्पल के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ था. इसकी मार्केटिंग करने के लिए 1984 में जो कमर्शियल बनाया गया था वो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ.
हालांकि इसमें लगे ग्राफिक हार्डवेयर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बट स्टिल एप्पल ने इसे एक रीजनेबल प्राइस पर सेल करने की कोशिश की थी जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंच सके। इसमें एक कैरिंग हैंडल भी था जिससे कि लोग आराम से इसे कैरी भी कर सकते थे। मैकिंटॉश की प्राइस उसकी लॉन्च के वक्त $2,495 रखी गई थी एंड मई 1984 में इन्होंने मैकिंटॉश के 70,000 से भी ज्यादा यूनिट सेल किए। 1983 में स्टीव जॉब्स ने जॉन सली को एज ए न्यू एप्पल सीईओ हायर किया। जॉन सली इससे पहले पेप्सी के सबसे यंगेस्ट सीईओ रह चुके थे, लेकिन जॉब्स ने इन्हें एप्पल में ज्वाइन करवा लिया एक बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन पूछकर कि डू यू वांट टू सेल शुगर्ड वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और डू यू वांट टू कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड। लेकिन जल्द ही जॉन सली एंड स्टीव जॉब्स के बीच टेंशंस बढ़ने लगी जब मैकिंटॉश IBM से कम्पीट नहीं कर पा रहा था। एंड इसके अलावा भी स्टीव जॉब्स को अपने तरीके से काम करना पसंद था, लेकिन जॉन सली जॉब्स के काम को पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहते थे क्योंकि एप्पल के लास्ट 2 प्रोडक्ट्स IBM से कम्पीट करने में अनसक्सेसफुल रहे थे। इन्हीं सारे रीजंस के चलते इन दोनों में टेंशंस और ज्यादा बढ़ने लगी जिसका खामियाजा पूरी कंपनी को झेलना पड़ा। – 1985 में जैसे जैसे जॉब्स और सली के बीच फ्रिक्शन बढ़ता गया, जॉब्स ने सली को कंपनी से बाहर निकालने के लिए कू स्टेज किया, लेकिन ये इन पर ही बैकफायर कर गया एंड अल्टीमेटली बोर्ड ने सली की साइड ली एंड स्टीव जॉब्स को मैनेजरियल ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया एंड अल्टीमेटली जॉब्स ने एप्पल से क्विट कर दिया। स्टीव वॉजनियाक ने भी कुछ टाइम बाद ही कंपनी छोड़ दी थी, ये बोलकर कि कंपनी अब गलत डायरेक्शन में जा रही है। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल का डाउनफॉल शुरू हो गया। एप्पल ने हाई एंड मार्केट्स को टारगेट करने के लिए मैक्स के प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ा दिए। इनका कहना था कि भले ही ये कम यूनिट्स बेचें, लेकिन हर यूनिट पर इन्हें एटलीस्ट 55% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये इसे 55 और डाई पॉलिसी कहते थे। 1990s में एप्पल नए प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ने लगा एंड इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स जैसे कि न्यूटन मैसेज पैड एंड द E-Mate लॉन्च किए। इनका मानना था कि ये प्रोडक्ट्स एप्पल को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की प्राइस उनकी फंक्शनैलिटी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा थी। एक $700 का प्रोडक्ट जो सिर्फ नोट्स एंड कॉन्टैक्ट्स मैनेज कर सकता था वाज डेफिनेटली नॉट वर्थ इट एंड यही रीजन था जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही फेल हो गए। एप्पल की 55 और डाई पॉलिसी जल्द ही बैकफायर करने लगी जब IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा सस्ते और बेहतर होने लगे। मैक में भले ही सॉफ्टवेयर की एक एक्सीलेंट लाइब्रेरी थी, बट स्टिल दे वर लिमिटेड एज कम्पेयर टू विंडोज जो कि मैक से सस्ती भी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल ने बिल्कुल ही नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च की, द क्वाड्रा, सेंट्रिस एंड द परफॉर्मा। ये सभी कंप्यूटर्स अलग अलग ऑडियंसेस के लिए बने थे, लेकिन इससे एप्पल के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई। इससे कंज्यूमर्स में और भी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एंड उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके लिए कौन सा कंप्यूटर सही है। इसके अलावा एप्पल ने डिजिटल कैमराज, पोर्टेबल CD ऑडियो प्लेयर्स, स्पीकर्स, टीवी अप्लायंसेस जैसे चीजों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट फेल हो गए एंड एप्पल का मार्केट शेयर एंड स्टॉक प्राइस दोनों ही डिक्लाइन हो रहे थे। इन लगातार मिलते फेलियर्स के चलते एप्पल बोर्ड ने 1993 में जॉन सली को एप्पल के CEO की पोजीशन से हटा दिया एंड माइकल स्पिंडलर को एप्पल का नया CEO अपॉइंट किया गया। बट स्पिंडलर भी कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए एप्पल की ग्रोथ में एंड 1996 में स्पिंडलर को फिर से रिप्लेस किया गया बाय गिल अमेलियो एज द न्यू एप्पल CEO। अमेलियो ने CEO बनते ही कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंपनी से हटा दिया एंड कॉस्ट कटिंग पर काम किया। इसके बाद अमेलियो ने जॉब्स की नई कंपनी नेक्स्ट कंप्यूटर्स को $429 मिलियन में बाय किया एंड इन 1997 फाइनली स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आ गए एंड यहाँ से एक बार फिर से एप्पल अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया। जुलाई 1997 में जॉब्स ने एप्पल के बोर्ड को कन्विंस किया कि वो उन्हें एप्पल का CEO बनने दे एंड पिछले कुछ सालों में हुए फाइनेंशियल लॉसेस को देखते हुए बोर्ड ने जॉब्स को एप्पल का इंटरिम CEO बना दिया। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल के CEO की पोजीशन संभाली तो कंपनी बहुत ही रफ शेप में थी। एप्पल के पास उस समय प्रोडक्ट्स की एक बहुत ही वाइड रेंज थी, कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी एंड वो हर क्वार्टर $10s of millions के लॉसेस झेल रहे थे। जॉब्स ने CEO बनते ही 70% प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर दिया एंड ऑलमोस्ट 3000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल दिया, जिसकी वजह से 1997 में $1 बिलियन का लॉस 1998 में $300 मिलियन के प्रॉफिट में बदल गया। इसके बाद आगे चलकर इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो सिलिकॉन वैली के लेजेंड्स बने। 1998 में जॉब्स ने iMac अनवेल किया। ये एक बहुत ही कलरफुल, कर्वी लुकिंग एंड मोस्ट अफोर्डेबल कंप्यूटर था विच एप्पल हैज एवर मेड। 2001 में एप्पल ने रिलीज किया iPod म्यूजिक प्लेयर। कस्टमर्स को इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आया एंड ये iTunes के साथ बिल्कुल सीमलेसली काम करता था। By the end of the decade, एप्पल ने ऑलमोस्ट 200 मिलियन iPods सेल किए थे। 2007 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल का सबसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया, आईफोन।
इसके रिवोल्यूशनरी टच स्क्रीन इंटरफेस ने मोबाइल फोन्स इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया एंड इसके लॉन्च से लेकर आज तक एप्पल ने ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन आईफोन सेल किए हैं। एप्पल ने इसके बाद 2010 में आईपैड लॉन्च किया विच वाज अनदर ग्रेट प्रोडक्ट बाय एप्पल। इन अक्टूबर 2010 आते आते एप्पल का शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट $300 टच कर चुका था। बट द गोल्डन एरा फॉर एप्पल वाज जस्ट अबाउट टू एंड। अगस्त 24, 2011 को स्टीव जॉब्स ने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया अपनी खराब हेल्थ के चलते एंड टिम कुक कंपनी के नए सीईओ बने। एंड ऑन अक्टूबर 5, 2011 स्टीव जॉब्स पास्ड अवे ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर एंड इसी के साथ एप्पल के एक इनक्रेडिबल एरा का भी अंत हो गया। स्टीव जॉब्स के जाने के बाद टिम कुक टुक ओवर द कंपनी। एक्चुअली 2007 में आईफोन लॉन्च के बाद टिम कुक एंड स्टीव जॉब्स काफी क्लोज आ गए थे बिजनेस वाइज, क्योंकि जॉब्स ने इन्हें कंपनी का सीओओ बना दिया था। एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 2009 में जब स्टीव जॉब्स की हेल्थ कैंसर की वजह से बिगड़ रही थी तो टिम कुक ने इन्हें अपना लीवर डोनेट करने का ऑफर दिया था, बट जॉब्स ने साफ ही मना कर दिया था एंड कहा आई विल नेवर लेट यू डू दैट, आई विल नेवर डू दैट। बट जॉब्स के जाने के बाद इन्होंने कंपनी का मोमेंटम बिगड़ने नहीं दिया एंड आगे चलकर कुछ बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2015 में एप्पल ने अपनी नई एप्पल वॉच रिलीज की जो कि स्टीव जॉब्स के जाने के बाद पहला नया प्रोडक्ट लॉन्च था। एंड उसके बाद 2016 में इन्होंने एक और सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्ट एयरपॉड्स लॉन्च किए जिसने कंपनी की ग्रोथ में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। एंड पिछले कुछ सालों में एप्पल अब हार्डवेयर के बियॉन्ड अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, जैसे कि एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी प्लस एंड एप्पल न्यूज प्लस। टिम कुक के अंडर एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसकी मार्केट कैप $2 ट्रिलियन है एंड इट ऑल्सो बिकेम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। एप्पल की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एप्पल की कहानी में सक्सेस है, सेटबैक्स है, पॉलिटिक्स है, बिट्रेयल है एंड मच मच मोर। आज एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ मेयर प्रोडक्ट्स नहीं है, दे आर एन इमोशन। हम उन्हें ओन करना चाहते हैं क्योंकि वी फील कनेक्टेड टू दोज प्रोडक्ट्स एंड ऐसा ट्रस्ट एंड ऐसी लॉयल्टी सिर्फ कुछ ही कंपनीज बिल्ड कर पाती हैं। स्टीव जॉब्स डेफिनेटली अपने पीछे एक लेगेसी छोड़कर गए हैं जिसे आज हम एप्पल कहते हैं एंड एप्पल प्रोडक्ट्स आर स्टिल वर्दी ऑफ ओनिंग दैट लेगेसी। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आने वाले टाइम में जहां टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है एंड मोबाइल फोन जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एप्पल अपने आप को कब तक इस रेस में आगे रख पाएगा। So that's it for today's guys. I hope you learned something valuable from this video, and if you did, don't forget to like this video, subscribe to this channel and click the bell icon to never miss any updates from us. Also, let us know in the comments what videos would you like to see in the future from us. We'll see you in the next one.